Hello students, welcome to AS Tutorials. Today we are going to start political science. So students, लास्ट ईयर तक पॉलिटिकल साइंस में हम लोगों ने लोकल गवर्नमेंट के बारे में स्टडी किया था. करेक्ट. वी स्टडीड अबाउट के कैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस या पंचायत के इलेक्शंस होते हैं. करेक्ट. बट इस साल हम लोग कंट्री के पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. आप देख सकते हो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री. करेक्ट. हमें पता है दैट 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उस दिन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था. सो वी विल स्टडी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हमें दी हुई है. देन हमारा जो सेकेंड चैप्टर होगा वो चैप्टर विल बी अबाउट द इलेक्शन प्रोसेस. उस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे सेंट्रल के इलेक्शंस, सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस कैसे कंडक्ट किए जाते हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, कौन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है उनको कंडक्ट करने के लिए. देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज़ के पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारी कंट्री में क्यों इम्पॉर्टेंट है, कितने टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारी कंट्री में प्रेजेंट है. तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट के 10th स्टैंडर्ड में हमारा जो सिविक्स होगा वो बेसिकली किसके रिलेटेड होगा. इट विल बी रिलेटेड टू द इंडियन पॉलिटिक्स. किसके रिलेटेड होगा. इट विल बी रिलेटेड टू द इंडियन पॉलिटिक्स. सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कंट्री कैसे रन करेगा उसका जो बेसिक लॉज होते हैं वो कहाँ पर होते हैं. दे आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. So we will study about some of the things in this chapter. So let's start the chapter. The textbook of political science till now have helped us to take an overview of local government, the values and the philosophy of the Indian Constitution, as also the governing structure created by the Constitution and India's place in the international relation. The Indian Constitution has declared its objective to establish a secular, democratic republic. Also, it has made extremely important provision to ensure that the citizen get justice and their freedom is protected. This Indian Constitution is seen as the means through which a progressive, developed society based on social justice and equality will be established. क्या बताया हुआ है यहाँ पे हमें दैट अब तक हमने लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा है एंड यहाँ पर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री. सेक्युलर का मतलब क्या होता है दैट हमारा कोई नेशनल रिलीजन नहीं है. इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री. यहाँ पर सब रिलीजन्स को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता है. सो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन हम एक रिपब्लिक कंट्री है, हम एक सेक्युलर कंट्री है. नेक्स्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज़ क्लियरली स्टेटेड दैट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली स्टेटेड है दैट सिटीजन शुड गेट जस्टिस एंड देयर फ्रीडम इज़ टू बी प्रोटेक्टेड. क्या बताया हुआ है यहाँ पे दैट इट इज़ क्लियरली स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन के सिटीजन्स के साथ कभी भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए एंड उनका फ्रीडम भी कभी छीना नहीं जाना चाहिए. गेटिंग. सो नो लॉ कैन बी मेड जिससे सिटीजन्स के साथ इनजस्टिस हो या उनके फ्रीडम पर कोई अफेक्ट पड़े. The Indian Constitution is seen as the means through which a progressive, developed society based on social justice and equality will be established. क्या बताया हुआ है यहाँ पे that Indian Constitution एक बेस है. इस बेस पर या इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इसमें जो चीज़ें लिखी हुई है उनके बेसिस पर इंडिया विल बिकम अ प्लेस या इंडिया विल डेवलप सच अ सोसाइटी जहाँ पर सोशल जस्टिस भी है एंड जहाँ पर इक्वालिटी भी है. समझ आया क्या बताया हुआ है यहाँ पे दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट्स दैट के सिटीजन्स के साथ कभी भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, उनकी फ्रीडम पर कभी भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए. इन शॉर्ट वी कैन से दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज सच अ डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर या जिस पर बेस्ड हमारी सोसाइटी एक डेवलप सोसाइटी बनेगी जहाँ पर जस्टिस एंड इक्वालिटी को प्रमोट किया जाएगा. लेट्स सी अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन. कब से स्टार्ट हुआ. लेट्स सी.
The Constitution came into force on 26th January 1950, and since then the government has been working in the accordance with the principles of the Constitution. In this chapter, we will take a brief overview of wide-ranging nature of Indian democracy, important changes that have taken place in its political process, and steps that has been taken to establish social justice and equality. This review will primarily focus on three areas: democracy, social justice, judicial system. क्या बताया हुआ है हमें दैट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था कब स्टार्ट हुआ, वी कैन से कब इम्प्लीमेंट हुआ, फ्रॉम 26 जनवरी 1950. कब से स्टार्ट हुआ? फ्रॉम 26 जनवरी 1950. एंड तब से लेकर अब तक गवर्नमेंट जो कुछ भी काम करती है वो किसके बेसिस पर करती है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रिंसिपल्स है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनके बेसिस पर गवर्नमेंट वर्क करती है. गवर्नमेंट कभी भी उन रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट नहीं जा सकती. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक चीज़ के रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हुए हैं. नेक्स्टली क्या बताया है यहाँ पे दैट इंडियन डेमोक्रेसी जो है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मतलब हम अगर देखें तो हमारी डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, है ना. हमारा पॉपुलेशन प्लस हमारे यहाँ पे जो इलेक्शंस वगैरह होते हैं उन सब चीज़ों के बेसिस पर वी कैन से दैट इंडियन डेमोक्रेसी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. सो उसके जो प्रिंसिपल्स है वो सब भी किस पर बेस्ड है, उसके रूल्स भी किस पर बेस्ड है? कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी ये सारी चीज़ों को प्रमोट करता है. इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली सिर्फ 3 एरियाज पे फोकस करने वाले हैं. पहला एरिया है हमारा डेमोक्रेसी, दूसरा एरिया है हमारा सोशल जस्टिस एंड तीसरा एरिया है हमारा जुडिशियल सिस्टम. वी विल सी दैट के कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस एंड जुडिशियल सिस्टम के रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हमें बताई है. सो लेट्स स्टार्ट इट विथ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी क्या होता है? इट इज़ रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. गेटिंग, हम खुद हमारी गवर्नमेंट को सिलेक्ट करते हैं सो दैट वो हमें लीड कर सके. दैट इज़ वी सिलेक्ट आवर लीडर्स ताकि वो हमें गवर्न कर सके, हमें लीड कर सके. सो लेट्स सी कि डेमोक्रेसी के रिलेटेड क्या बताया हुआ है. सबसे पहला डेमोक्रेसी में पॉइंट है पॉलिटिकल मैच्योरिटी. नाउ यहाँ पे क्या बताया हुआ है दैट जैसे जैसे टाइम निकला है वैसे वैसे हमारी कंट्री के अंदर नाउ ज़्यादा लोग डेमोक्रेसी में, दैट इज़ ज़्यादा लोग जो है वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. गेटिंग, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो है वो ऑलमोस्ट हर जगह पर अप्लाई किए जा रहे हैं. सो धीरे धीरे करके वी कैन से दैट देर इज़ अ मेच्योरिटी. मतलब वी कैन से दैट हर एरिया में हम डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को यूज़ कर रहे हैं. क्लियर? लेट्स सी. Democracy does not merely imply a representative structure. The essence of representative system is to integrate the principle of democracy in actual practice. Once this is done, democracy becomes an integral part of the political life of the society. Accordingly, the Indian people have direct representation in the parliament, state legislature and the local government. Holding free and fair election at regular interval is an important indicator of India's successful democracy. The increasing participation of the people in the political process and the political competition show that Indian democracy has become successful to a great extent. क्या बताया हुआ है? पहला टॉपिक हमारा जो है वो क्या है? पॉलिटिकल मैच्योरिटी. नाउ यहाँ पर क्या बताया है दैट डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि आप इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपने वोट दिया, आपने अपना रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट किया, सिर्फ उतना नहीं होता, उससे ज़्यादा होता है. डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल है वो लाइफ के हर एस्पेक्ट में इम्प्लाई होनी चाहिए. एंड इसका ट्रू सक्सेस हमें कब दिखता है? जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करते हैं. गेटिंग, आप किसी भी चीज़ में कब पार्टिसिपेट करते हो? जब आपको वहाँ से कुछ इम्प्रूवमेंट दिखता है
या फिर आपको वहाँ पर कुछ पॉजिटिव चीज़ें दिखती है। गेटिंग? अगर आपको डेमोक्रेसी से कोई उम्मीद ही नहीं होगी तो आप वोट्स नहीं करोगे, आप पॉलिटिक्स में जाने का नहीं सोचोगे। अगर आप पॉलिटिक्स में जाने का सोच रहे हो, अगर आप वोट कर रहे हो, अगर आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हो कोई भी वे में, या तो वोटर बनकर या कैंडिडेट बनकर, अगर आप पॉलिटिक्स में या डेमोक्रेसी में या इलेक्शंस में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो ये क्या शो करता है कि डेमोक्रेसी इज़ सक्सेसफुल। अगर आप वोट नहीं कर रहे या आपको पॉलिटिक्स में नहीं जाना है तो ये सब शो करेगा कि दैट डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल हुई है। बट हमारी कंट्री में केस ऐसा नहीं है। हमारी कंट्री में वी कैन सी दैट कि एवरी ईयर जो नंबर ऑफ वोटर्स है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, परसेंटेज वी कैन से। देन उसके बाद जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कैंडिडेट्स जो है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये क्या शो कर रहा है? दैट डेमोक्रेसी इज सक्सेसफुल। गेटिंग? आप देख सकते हो कि एवरी टाइम कुछ दिनों में या कुछ महीनों में वी कैन सी कि नई पॉलिटिकल पार्टी आ जाती है, नई पॉलिटिकल पार्टी को लोग सपोर्ट करते हैं। गेटिंग? सो ये सब क्या शो करता है? ये सब शो करता है दैट इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है। अगर लोग इंटरेस्टेड, अगर डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं होती तो लोग गवर्नमेंट में इंटरेस्टेड ही नहीं होते, लोग वोट्स करने नहीं जाते या लोग पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म नहीं करते। गेटिंग? लेकिन इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ भी फॉर्म हो रही है, इंडिया में लोग वोट भी कर रहे हैं, इंडिया में लोग कंप्लेंट्स भी करते हैं कि हमारी ये डिमांड है, इसको फुलफ़िल करो। सो ये सब क्या शो करता है? दैट हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी सक्सेसफुल रही है। अगर ऐसा नहीं होता, कंप्लेंट्स नहीं होती, पार्टिसिपेशन नहीं होता तो अनसक्सेसफुल होता। जैसे वी हैव सीन इन चाइना, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ पे, आप वोट करो या मत करो वही पार्टी एस्टैब्लिश होगी। बट हमारी कंट्री में सब पार्टीज़ के पास फेयर चांस है, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जिसको चाहो आप उसको वोट कर सकते हो। गेटिंग? सो दिस शोज कि डेमोक्रेसी इन इंडिया इज सक्सेसफुल। ये हमारा पहला पॉइंट था। अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट रिलेटेड टू डेमोक्रेसी, दैट इज राइट टू वोट। सो वी कैन सी दैट इंडिया में हम यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज यूज़ करते हैं, मतलब फॉलो करते हैं। दैट इज़ हर एडल्ट सिटीज़न को वोटिंग करने का राइट मिलेगा। वो रिच हो, पुअर हो, ब्लैक हो, वाइट हो, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, मैटर नहीं करता। अगर वो इंडिया का एडल्ट सिटीज़न है सो उसको वोट करने का राइट मिलेगा। क्लियर? लेट्स सी यहाँ पे क्या दिया है हमें। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड द प्रोविजन ऑफ राइट टू वोट फॉर एडल्ट्स। In the pre-independence period, several provisions existed which restricted the right to vote. All such provisions were cancelled after independence, and the Indian Constitution guaranteed adult suffrage by giving the right to vote equally to both men and women above the age of 21. The voting age was later reduced from 21 to 18, which gave the opportunity of political participation to the young generation in India. So क्या बताया हुआ है यहाँ पे? दैट हमारी कंट्री के अंदर जो वोटिंग राइट है वो हर एक पर्सन को मिलता है, मैन हो या वुमेन हो, अगर वो एडल्ट है तो उसको वोटिंग राइट मिलेगा। यहाँ पर हमें एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है दैट इंडिपेंडेंस के पहले जो हमारी गवर्नमेंट थी, दैट इज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने ऐसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से कॉमन लोगों को वोट करने का राइट नहीं मिलता था। बट इंडिपेंडेंस मिलते ही हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज यूज़ किया। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के अकॉर्डिंग इंडिया के हर एडल्ट सिटीज़न को वोट करने का राइट मिला। क्लियर? पहले ये जो वोटिंग एज थी वो 21 ईयर्स थी, बट बाद में इसको रिड्यूस करके कितना कर दिया गया? 18। ऐसा क्यों किया? सो दैट जो यूथ है या वी कैन से जो यंग जनरेशन है उनको भी जल्दी वोटिंग करने का राइट मिले, सो दैट वो भी अपनी गवर्नमेंट सेलेक्ट कर सके। ओके, सच प्रोविजन हैज़ मेड इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड।
इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स कंपेयर टू एनी अदर डेमोक्रेटिक नेशन। क्या बताया हुआ है यहाँ पे, दैट एडल्ट एज 18 करने के बाद अभी इंडिया में लार्जेस्ट वोटर्स है, मतलब वी कैन से दैट इंडिया इज़ द कंट्री जहाँ पर लार्जेस्ट नंबर्स ऑफ वोटर प्रेजेंट है। पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसके पास इंडिया जितने वोटर्स हो। सो दैट ये क्या शो करता है, दैट हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा लोग डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। India has the largest number of voters compared to any other democratic nation. This change is not only quantitative but also qualitative, as new political parties are emerging with the active support of young voters. These parties represent various expectations of people and compete in the political sphere. क्या बताया हुआ है यहाँ पे, दैट सिर्फ क्वांटिटी में इंक्रीज नहीं हुए हैं हम लोग, दैट इज के नंबर ऑफ वोटर्स बस नहीं इंक्रीज हुए हैं, बट इवन द क्वालिटी हैज़ ऑल्सो बीन इंक्रीज्ड। आज के टाइम पर बहुत सारी नई पॉलिटिकल पार्टीज आ रही है, एंड इन नई पॉलिटिकल पार्टीज को कौन सपोर्ट कर रहा है, द यूथ इज सपोर्टिंग। नई पार्टीज आ रही है तो कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन इम्प्रूव हो रहा है, तो उसकी वजह से लोगों की ज़्यादा डिमांड्स फुलफिल हो रही है। क्लियर। सो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है, दैट इज राइट टू वोट। अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। सो पहले तो हम देखेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। सो वेरी फर्स्ट थिंग, पहले सेंट्रलाइजेशन देखते हैं, तो उसका अपोजिट डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब पावर्स किसी भी चीज़ को लेकर, डिसीजन को लेकर या मनी को लेकर, पावर टॉप लेवल या फिर कुछ लोगों के हाथ में रहती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रलाइजेशन। अब अगर पावर एक या दो या तीन लोगों के पास है तो वो क्या करेंगे, पावर का मिसयूज कर सकते हैं। समझ आया क्या बोला मैंने, अगर पावर सेंट्रलाइज्ड है तो क्या होगा, पावर का मिसयूज हो सकता है। गेटिंग। तो इन पावर्स को हम क्या करते हैं, डिसेंट्रलाइज करते हैं। डिसेंट्रलाइज करने का मतलब क्या होता है, पावर्स को डिवाइड करना सबके साथ। अब अगर किसी के पास ज़्यादा पावर ही नहीं है तो वो अपने पावर का मिसयूज भी नहीं कर पाएगा। तो ये तीसरा स्टेप था इन डेमोक्रेसी। देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज सेंट्रल टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। Decentralization controls the misuse of power and also create opportunities for the political participation for common people. The directive principle of the state policy include the provision for the democratic decentralization. One such important provision is regarding empowering the local self-government make genuine democratic governance a reality. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब पावर्स को डिवाइड किया जाता है। सो अगर पावर्स मैंने जैसे कहा कि 1 या 2% के पास है तो उन पावर्स का मिसयूज हो सकता है, पर अगर उन पावर्स को डिवाइड किया गया तो पावर्स का मिसयूज भी नहीं होगा, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट भी करेंगे, ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी पार्टिसिपेट करने की, एंड इससे क्या होगा, धीरे धीरे करके हमारा जो लोकल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। गेटिंग। क्योंकि अगर हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं जाते, हम किसके पास जाते हैं, लोकल गवर्नमेंट। गेटिंग। हमें कुछ प्रॉब्लम है सो हम प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं जाएंगे, हम किसके पास जाएंगे, हमारा जो सरपंच है या हमारा जो मेयर है हम उसके पास जाएंगे। सो हमें मतलब पावर्स को डिसेंट्रलाइज करके क्या किया है, ये सरपंच एंड मेयर्स इनको पावरफुल किया है। ये अगर पावरफुल हुए तो धीरे धीरे करके क्या होगा, हमारा जो लोकल गवर्नमेंट है वो स्ट्रांग होगा, एंड हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है किसी भी चीज़ को लेकर, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर या एजुकेशनल स्कूल्स को लेकर, ये सब चीज़ों को लेकर जो प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉल्व हो पाएगी। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पावर्स डिसेंट्रलाइज हो। सो डेमोक्रेसी में क्या होता है, पावर्स को डिसेंट्रलाइज भी किया जाता है।
After independence, several attempts were made towards democratic decentralization. One such important attempt is the 73rd and 74th amendment. अच्छा, ये amendment क्या होता है? लॉ में चेंजेस जब हम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which gave a constitutional status to local self-governing institute and also increased their powers. क्या बताया है? That independence के बाद ऐसे बहुत एफर्ट्स किए गए थे, जिन एफर्ट्स मतलब जिनके थ्रू लोकल गवर्नमेंट को पावर्स दिए जा सके. इसमें से एक इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या था? 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, दैट इज चेंजेस करना. इन चेंजेस के अकॉर्डिंग लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूट, दैट इज लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर्स दिए गए थे. क्लियर? ओके, नेक्स्ट आता है अभी हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI. ये भी एक वी कैन से कि डेमोक्रेसी के अंदर सिक्रेसी ना रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, ये उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था, है ना. राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में ये एक्ट बना था. इस एक्ट के पहले तक ऐसा कोई भी एक्ट नहीं था जो हमें गवर्नमेंट से इम्पॉर्टेंट मतलब हम गवर्नमेंट से प्रूफ्स या ये सब चीज़ें डायरेक्टली नहीं मांग सकते थे. मीनिंग ट्रांसपेरेंसी बहुत कम थी. बट आफ्टर दिस एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अकॉर्डिंग अब हमारे पास पूरा राइट है कि हम गवर्नमेंट से वो कैसे काम कर रहे हैं, उन्होंने कौन सा पैसा कहाँ यूज़ किया, कितना पैसा उनके पास आया, उस सब की इंफॉर्मेशन हम गवर्नमेंट से मांग सकते हैं. लेट्स सी क्या दिया है. Citizen empowerment is the essential condition of democracy. It is necessary to create opportunity for citizens' participation and interaction with the government. Increased communication between citizen and the government helps in strengthening democracy and in building a relationship of trust between them. Citizens have a right to know about the functioning of the government. The Government of India gave the right to information to citizen of India to ensure transparency and accountability, which are the hallmarks of good governance. Right to information has made the government more transparent and has reduced the element of secrecy in the working of government. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? That डेमोक्रेसी का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? दैट लोग और गवर्नमेंट ये दोनों के बीच में ट्रस्ट रहे. गेटिंग, इन दोनों के बीच में ट्रस्ट रहे, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी. इंटरैक्शन बढ़ेगा हमारा, हम ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, हम धीरे धीरे करके गवर्नमेंट हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेगी, तो ही ट्रस्ट इंक्रीज़ होगा. ट्रस्ट इंक्रीज़ होगा तो डेमोक्रेसी भी स्ट्रेंथन होगा. सो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो था वॉज वन स्टेप टूवर्ड्स इंक्रीजिंग द ट्रस्ट. लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में भरोसा इंक्रीज करने का एक स्टेप क्या था? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. इस एक्ट के अकॉर्डिंग, या ये जो राइट है हमारा, इस राइट के अकॉर्डिंग हम गवर्नमेंट से उनके वर्किंग के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं. इससे क्या होगा? गवर्नमेंट का जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, है ना. गवर्नमेंट हमारे क्वेश्चन का आंसर देगी, एंड जब हम क्वेश्चन करते हैं गवर्नमेंट आंसर करती है, गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी रखती है. यही तो एक गुड गवर्नमेंट होती है. अगर गवर्नमेंट सच्चाई छुपाए हमसे, हमें चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे, तो फिर डेमोक्रेसी नहीं होगी ना. डेमोक्रेसी या गुड गवर्नेंस का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? पहली बात, गवर्नमेंट शुड बी ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है? इट शुड शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन विद अस. एंड सेकंड क्या है? अकाउंटेबिलिटी. दैट इज़ अगर हम कुछ पूछे तो दे शुड आंसर, है ना. आंसरेबिलिटी होनी चाहिए उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, तो ही वी कैन से दैट ये गवर्नमेंट जो है वो बेटर वर्क कर रही है. सो ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट था, ये गवर्नमेंट को हमें गवर्नमेंट के रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर जानने में हेल्प करता है. आफ्टर 2000 द होल अप्रोच टूवर्ड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हैज़ चेंज्ड. Democratic reforms are considered as the right of citizen. Accordingly, citizens in India have got right to information, education and food security.
दिस राइट्स हैव स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी इन इंडिया। क्या बताया हुआ है यहाँ पे, दैट धीरे धीरे करके अब चेंज लाना या रिफॉर्म्स होना ये भी हमारा राइट है। गेटिंग, अगर हम एक कंट्री में रह रहे हैं, अगर वी आर वोटिंग अ गवर्नमेंट, तो हमारा राइट है कि वो गवर्नमेंट हमको एक बेटर लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करे। गेटिंग, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, हमें फूड, हमें एजुकेशन प्रोवाइड करे, ये सब भी हमारे राइट्स है। गेटिंग, हम लोगों ने जो फंडामेंटल राइट्स पढ़े उसमें राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सब चीज़ें आती है। सो अब इक्वालिटी लेना, फूड, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, ये सब क्या है, ये सब हमारे बेसिक राइट्स है। इन शॉर्ट वी कैन से कि धीरे धीरे करके अब डेवलपमेंट भी हमारा राइट है। गेटिंग, डेवलपमेंट हमें कुछ एडिशनल नहीं मिल रहा है, डेवलपमेंट इज़ द राइट ऑफ द सिटीजन। अगर वी आर पेइंग द टैक्स, वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, अगर हम कंट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इट इज़ आर राइट कि हमारी गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जिससे हमारी कंट्री डेवलपिंग से हटकर किस पे पहुंच जाए, डेवलप्ड पर पहुंच जाए। ओके, अभी यहाँ पर हमें एक और राइट दिया है, राइट बेस्ड अप्रोच। इन द डेकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस progress was made towards more and more democratization of India. However, in this process, citizens were considered as the beneficiary. In the last few decades, development is considered as the right of the citizens. मैंने बताया ना आपको दैट अब डेमोक्रेसी जो है वो और स्ट्रेंथन होती जा रही है, डेमोक्रेसी और डीप होती जा रही है। एंड आज के टाइम पर, ये टाइम पर जहाँ पर डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रेंथफुल है, इतनी स्ट्रॉन्ग है, इस टाइम पर अब डेवलपमेंट जो है वो सिटीजन्स के बेसिक राइट्स में काउंट होने लग गया। जैसे हमारे पास राइट टू एजुकेशन है, हमारे पास राइट टू फ्रीडम है, इन द सिमिलर मैनर हमारे पास राइट टू डेवलपमेंट भी है। क्लियर, क्या बताया हुआ है यहाँ पे राइट्स बेस्ड अप्रोच में, दैट इवन डेवलपमेंट जो है इज आर राइट। क्लियर, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इज़ अबाउट द सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। जैसा मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में हम 3 टॉपिक्स पर फोकस करने वाले हैं, डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस एंड जुडिशियल सिस्टम। इसमें से हमारा पहला टॉपिक दैट इज़ डेमोक्रेसी कंप्लीट हो चुका है। क्लियर, थैंक यू स्टूडेंट्स।